फिजिक्स की दुनिया पर आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे 100% बोर्ड में क्वेश्चन आता है। मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उससे 100% बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो चलो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्नेल लॉ। स्नेल लॉ पढ़ने से पहले हम पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ नंबर क्या होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव रे तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। और सेकंड लॉ क्या बताता है? सेकंड लॉ बताता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल दोनों हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, इनका रेशियो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन होती है क्या, जब हमारी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो वो सेम एंगल पर ही नहीं जाती, यानी कि एंगल आई इज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर होता है, बल्कि ये जो लाइट रे होती है या तो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल या फिर बेंड अवे द नॉर्मल होती है। यानी ये जो एंगल होता है ना आर, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब कंडीशन, अब हमें ये पता करना है कि कब टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट रे बेंड होगी और कब अवे द नॉर्मल होगी। देखो हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम और दूसरा होता है डेंस मीडियम। तो रेयर मीडियम जो होता है वो होता है जिसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मीडियम के वो दूर दूर होते हैं, उनमें लाइट रे इजीली फ्लो हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, लाइट रे की जो वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, वो इंक्रीज होती है, ज़्यादा तेजी से चल पाती है वहाँ पर लाइट रे। बट वहीं अगर हम डेंस मीडियम की बात करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, पास पास होते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स, तो वो क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, लाइट रे को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लाइट रे की जो स्पीड होती है ना वो स्लो हो जाती है। तो जब लाइट रे रेयर मीडियम में फ्लो होती है तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है, बट वहीं अगर वो डेंस मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है हमारा ये आर। आर क्यों चेंज हुआ है, बेंड अवे हुआ है या बेंड टूवर्ड्स हुआ है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट पर। जब लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, लाइट रे हमारी क्या करती है, स्पीड हमारी डिक्रीज हो जाती है कंपेयर टू रेयर मीडियम। तो उस कंडीशन में जब स्पीड डिक्रीज होगी तो लाइट स्लो मूव करेगी, लाइट रे स्लो मूव करती है तो हमारी लाइट रे बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। और उस कंडीशन में हमारा एंगल आई जो होता है ना वो ग्रेटर देन होता है एंगल आर। इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, अगर हमारी लाइट रे किसी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो क्या होता है, उस कंडीशन में हमारी जो लाइट रे है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा, इंक्रीज, तो वो क्या करेगी, अवे द नॉर्मल चली जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लाइट रे का नॉर्मल के पास आना या नॉर्मल से दूर जाना या नॉर्मल के पास आना किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है। देखो आपने कई बार देखा होगा जब हम वाटर के अंदर पेंसिल को गिराते हैं, सपोज एक ग्लास लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर इस तरह से हम पेंसिल गिराते हैं, अगर ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, हमारी जो पेंसिल होगी ना हम ऐसे गिराएंगे तो हल्की सी टिल्ट होके हमें सीधी नहीं दिखती है, बल्कि वो ऐसे हल्की सी टिल्ट दिखती है अंदर से ऊपर उठी हुई। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव एंगल जो है ना इसका चेंज हो गया है, जो कि डिक्रीज हो गया है इस वजह से, क्योंकि एयर के कंपैरिजन में वाटर क्या है, डेंस है। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो स्नेल लॉ क्या है, स्नेल क्या बताते हैं कि ये है ना रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होता है, यही हमारा स्नेल्स लॉ है। ठीक है, ये क्या है, यही स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको स्टडी किया, उन्होंने बताया कि तुम अपना इंसिडेंट एंगल या फिर रिफ्रैक्टिव एंगल कितना भी चेंज कर लो, एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है। किस तरह से कांस्टेंट आएगा, देखो अगर ये एक सरफेस है, हम अगर यहाँ से इंसिडेंट रे को अलग अलग एंगल पर इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये हमारा डेंस मीडियम है और ये हमारा रेयर मीडियम है। ठीक है, फर्स्ट लाइट रे ऐसे है तो ये क्या होगा, ये अवे द नॉर्मल जाएगी, ये एंगल आई है और ये एंगल आर। ठीक है,
अदर एंगल पे हम इसको इंसिडेंट करेंगे तो इस तरह से निकल जाएगी, या फिर हम इस एंगल पे इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये ऐसे आ रही है, ऐसे कर रहे हैं तो ये ऐसे जा रही है, ठीक है। बट देखो क्या हो रहा है, हर कंडीशन में आई और आर की वैल्यू चेंज हो रही है। जब हम आई की वैल्यू चेंज करेंगे तो आर की वैल्यू तो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। बट कितना भी आप इस वैल्यू को चेंज कर लो, आप इंसिडेंट एंगल कितना भी चेंज कर लो, किसी भी एंगल से आप अपनी राइट रे को इंसिडेंट कर लो, इनका जो रेशो आने वाला है ना आई और आर के साइन का, वो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है। यही स्नेल लॉ हमें बताता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना चेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर मीडियम सेम है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, तो साइन आई और साइन आर का रेशो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। यही स्नेल्स लॉ है, यही हमें स्नेल्स ने बताया था। जो ये रेशो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है इस कांस्टेंट को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फर्स्ट मीडियम के रिलेटिवली सेकंड मीडियम में वो कितना बेंड हो रही है, ठीक है। और ये हम फाइंड आउट कैसे करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो सिंपल फॉर्मूला है, साइन आई और अपॉन साइन आर निकाल लो, उसका जो रेशो होगा वो कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ये हो कि हमें आई और आर की वैल्यू पता ही ना हो कि किस एंगल से इंसिडेंट हुई है और किस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई है, तो उस कंडीशन में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो उसका क्या फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटेड टू मीडियम 1। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिलेटेड क्या होता है? अगर लाइट की जो स्पीड है वो फर्स्ट मीडियम में v1 है और सेकेंड मीडियम में v2 है, तो वो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। याद रखना, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू मीडियम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटेड टू मीडियम 1, ठीक है। समझ आया? अगर हम यहाँ पे मीडियम 2 और 1 को वाटर, ठीक है, ग्लास और वाटर कर लेते हैं, सपोज ग्लास एंड वाटर, तो देखो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिलेटेड टू ग्लास, ग्लास के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है, ग्लास के साथ, वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। अगर लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है और अगेन सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में वापस जा रही है, तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कैसे होता है? देखो सपोज लाइट रे हमारी कहाँ से आई है? ग्लास से आई है और वाटर में गई है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू ग्लास इतना आ जाता है। वहीं अगर हमारी लाइट रे ग्लास से, वाटर से आती है और ग्लास में जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कंपेयर टू वाटर रिलेटिव टू वाटर कितना हो जाएगा? VW अपॉन VG हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, NWG मल्टीप्लाई NGW, कितना होगा? VG अपॉन VW मल्टीप्लाई VW अपॉन VG, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर हमारी लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है और अगेन सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होता है, ठीक है। समझ आ गया? इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दो मीडियम्स के बीच में है, ग्लास के रिलेटिवली वाटर का कितना है, वाटर के रिलेटिवली ग्लास का कितना है। लेकिन आप अपने अगर सीरीज उठा के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ग्लास का इतना है,
एयर का इतना होता है, ऑयल का इतना होता है। वो क्यों मिलता है? वो कंपेयर किया जाता है एयर के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू एयर ऑफ एनी मीडियम इज नोन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, सपोज हम निकालेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड टू एयर, यानी कि जब लाइट रे हमारी एयर से वाटर में आती है तो वो कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इनटू एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इनटू एयर क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम वी डब्ल्यू को वी मान लेते हैं और एन डब्ल्यू ए को हम मान लेते हैं एन। तो एन जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी अपॉन वी। दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो यहाँ से हमने क्या देखा, किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इनटू एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहने वाली है, हमें ये देखना है मीडियम के अंदर हमारी लाइट की स्पीड कितनी चेंज हुई है। जैसे वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी भी स्पीड मीटर पर सेकंड है और इसकी भी मीटर पर सेकंड है और दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003। वैक्यूम का होता है 1। देखो जो एयर होती है, वैक्यूम, ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना एक्चुअल में ये वैक्यूम की है, लेकिन हम इसको एयर में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सेम ही रहती है वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होता है, एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हल्का सा चेंज हो जाता है। वहीं हमारा जो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है डायमंड का, वो होता है 2.34 समथिंग, एग्जैक्ट यही होता है, हल्का फुल्का चेंज होता है बट 2 पॉइंट ही होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होता है हमेशा। ठीक है, या तो 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा, कभी भी 1 से छोटा नेगेटिव नहीं होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, यानी डायमंड के अंदर हमारी जो वेलोसिटी होगी, वो स्पीड ऑफ लाइट होगी, वो सबसे कम होती है। डायमंड के अंदर सबसे स्लो मूव करती है हमारी लाइट रे, और जिस वजह से क्या होता है, उसका जो ये होता है ना रिफ्रैक्टिव एंगल, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। जब वो नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंड होती है ना, तो क्या होता है, डायमंड के अंदर, डायमंड हमारा शाइन करता है, क्यों करता है, देखो जब वो बेंड होती है तो बहुत स्लो जाती है, तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट ना होके इसी के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती है अलग अलग सरफेसेस से। ठीक है, और जिस वजह से क्या होता है, लाइट अलग अलग सरफेस से जब रिफ्लेक्ट होती है तो लाइट क्या करने लगती है, शाइन करने लगती है, इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है और ये शाइन करती है, इसीलिए हमें क्या होता है, डायमंड इतना शाइनी लगता है। क्यों? क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसमें लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की वजह से वो क्या करता है, शाइन करता है। क्लियर है? समझ आ गया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, कंपेयर करता है, बताता है कि सेकंड मीडियम के अंदर फर्स्ट मीडियम के रिलेटिवली कितना एंगल बेंड हुआ है, कितनी लाइट रे बेंड हुई है, कितनी स्पीड चेंज हुई है, या उसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसके अंदर लाइट की स्पीड उतनी ही स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। ये तो हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन की फिनोमिना को, अब रिफ्रैक्शन की फिनोमिना तो होती है लेकिन इमेज किस तरह से क्रिएट होती है, तो उसके लिए हम लेंस पढ़ेंगे। तो ये वीडियो समझ आई है और आपको इससे थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो इसे अपने एटलीस्ट एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास 10th का कौन सा चैप्टर टफ लगता है फिजिक्स से, और मैं उसी पे आपको वीडियो बना के दूंगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।